नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट को। दोस्तों, 14 फरवरी को कौन भूल सकता है जब आज के ही दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आज उसकी 30वीं बरसी है। जब सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन पर टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही कार जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही जबरदस्त विस्फोट हो गया और इस घातक हमले में हमारे बहादुर 40 जवान शहीद हो गए। और इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से एक्टिव जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इन शहीद जवानों को ये देश हमेशा याद करता रहेगा और इनके बलिदानों को कभी नहीं भूलेगा। भारत ने भी बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया कि हमारे जवानों की कुर्बानी ऐसे ही नहीं जाएगी। इसलिए इन सभी 40 जवानों को शत शत नमन। अगली अपडेट सुपर सुखोई को लेकर आ रही है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपने 21 में से 4 Su-30 SM-2 को इंप्रूव्ड यानी कि एक बेहतर वर्जन के साथ डिलीवर किया है रशियन एयरफोर्स को। और अब यह मौका भारत और मलेशिया के पास है, जो कि अपने Su-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। आपको बता दें कि Su-30 SM-2 पर नए रडार सेट्स और एवियोनिक्स के साथ साथ एक पावरफुल AL-41F1 टर्बोफैन इंजन लगाया गया है, जो कि 16% ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है मौजूदा इंजन से। और ये इंजन सुई नोजल के साथ आता है, जिससे कि Su-30 SM-2 को सुपर मैन्युअलिटी मिलेगी, वो भी वेक्टर थ्रस्ट के साथ। Su-30 अपग्रेड प्रोग्राम के तहत रशिया Su-57 का रडार और Su-35 का एवियोनिक्स पैकेज का भी ऑफर कर रहा है। हालांकि दोस्तों, मैंने कल के अपडेट में बताया था कि रशिया काफी मोटा पैसा मांग रहा है भारत के सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने के लिए, जो कि एक आसान काम भी नहीं है। लेकिन भारत के सुखोई 30 MKI को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत पड़ गई है। भारत ने अभी भी Su-30 MKI इंजन को AL-41 में अपग्रेड नहीं किया, जो एक स्तर पर एक बड़ा जोखिम हो सकता है। लेकिन भारत को यह अब तक कर लेना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों भारतीय वायुसेना, ये आप समझिए भारत सरकार, इस अपग्रेड पर स्लीपिंग मोड पर क्यों है? अगर मलेशिया जैसा देश ऐसा करने के लिए तैयार है तो भारत क्यों नहीं हो सकता? और अगर भारत 272 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में अपग्रेड कर देता है, खास करके इंजन, एवियोनिक्स और वेपन अपग्रेड के साथ, भले ही सुपर सुखोई राफेल के बराबर ना हो, लेकिन उसकी टक्कर का जरूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, रशिया ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को कह दिया है कि वो भारतीय नौसेना के P-75I के तहत बनने वाली 6 एडवांस सबमरीन में हिस्सा नहीं लेगा, जो कि 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। रशिया ने इससे पहले अपनी आर्मर 650 की पेशकश भारत को की थी P-75I के तहत। लेकिन जब रशिया ने भारत के P-75I की टर्म्स और कंडीशन को अच्छी तरीके से समझा, तो रशिया को समझ में आ गया कि वो इस टेंडर में भाग नहीं लेगा। हालांकि उसने कुछ टेक्निकल रीजन भी दिए हैं। साथ ही रशिया ने भारत को अपग्रेडेड किलो क्लास सबमरीन्स को भी डायरेक्ट ऑफर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने भी इस टेंडर संबंधी जो प्रक्रिया थी उसे जानने के बाद अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि एक तो इसमें बजट की समस्या है, यानी कि उनको ये बजट कम लगा। साथ ही जर्मनी ने कहा कि वो फिर से इस टेंडर में भाग लेगा अगर भारत इसमें कुछ परिवर्तन करता है तो। लेकिन अब बाजी आती है साउथ कोरिया की तरफ। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। इस टेंडर में जो सबसे बड़ी दिक्कत इन विदेशी भागीदारों के साथ आई है, वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। और केवल जर्मनी और साउथ कोरिया दो ऐसे कंटेंडर है जिनके पास सी प्रूवन AIP सिस्टम है, जो उन्होंने अपनी पनडुब्बियों में लगा रखा है, जिसका वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 75I दोस्तों पहले से ही एक डिले हो चुका है, यानी कि लेट हो चुका है। और ऐसे में जो फॉरेन कंटेंडर है और भारतीय भागीदार है, ये और अतिरिक्त वक्त लेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि भारत को P-75 परियोजना को कहीं ना कहीं समाप्त कर देना चाहिए और परमाणु पनडुब्बियों के लिए, जो कि हमारा प्रोजेक्ट 76I है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अमेरिका पहले ही परमाणु सब्सक्रिप्शन में बदल चुका है और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी है। और भारत को अब 10 साल का और इंतजार नहीं करना चाहिए और परमाणु पनडुब्बियों पर अपना पूरा ध्यान डाल देना चाहिए। राफेल फाइटर जेट अभी भी MRF टेंडर में सबसे आगे है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साब का ग्रिपेन भी एक डार्क हॉर्स बना हुआ है, जो कि इस कंपटीशन में सस्ता भी है और फ्रांस के रफाल के मुकाबले खड़ा हो सकता है। भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि साब का ग्रिपेन MMRCA टेंडर के तहत पूरी तरीके से विकसित नहीं था, लेकिन अब ग्रिपेन में काफी सुधार किए जा चुके हैं और इसीलिए ग्रिपेन के पास एक अच्छा मौका है कि वो MRFA में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर सकता है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि स्वीडिश ग्रिपेन ने अपने आप को यूरोफाइटर और राफेल की तुलना में एक बेहतर एयरक्राफ्ट साबित भी किया है। साथ ही ग्रिपेन में एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है,
जिसमें कि इसका सबसे खास फीचर है रिलायबिलिटी फैक्टर, जिसमें कि बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। हालांकि ग्रिपेन एक सिंगल इंजन फाइटर है जो कि लागत प्रभावी हो सकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ट्विन इंजन फाइटर जेट्स को चाहती है और इसीलिए ग्रिपेन की संभावना काफी कम हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ग्रिपेन ई केवल एक ऑप्शन है यदि भारत तेजस मार्क 2 पर काम नहीं करता, लेकिन अब ये संभावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि भारत अपने प्रोटोटाइप जो कि तेजस मार्क 2 का बना रहा है उस पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि एमआरएफ टेंडर के तहत डसॉल्ट का राफेल निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प है, लेकिन दोस्तों भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX जैसे अन्य दावेदारों की तलाश करने की भी जरूरत है, और ऐसा तब तक जब तक भारत अपना TEDBF कार्यक्रम को पूरी तरीके से तैयार नहीं कर लेता। और साथ ही तेजस मार्क 2 को आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत के 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए रॉयल ओमान नौसेना के प्रमुख रियल एडमिरल सैफ नासिर अल रहीबी ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों ने भारत और ओमान समुद्री सहयोग के लंबे इतिहास का जिक्र किया और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी चर्चा की। पिछले कुछ सालों में भारत और ओमान का रक्षा सहयोग एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी उभरा है और ओमान के डोकम पोर्ट पर भारत अपनी नौसेना की उपस्थिति को बढ़ा रहा है, और ये एक तरह से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए एक और रणनीतिक जगह है। इसीलिए ओमान के साथ भारत लगातार अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अहम समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंध दोनों देशों के मजबूत हुए। मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शामिल ने कहा कि दोनों देशों के बीच समयबद्ध रक्षा क्षेत्र में सहयोग और संवाद दोनों ही जरूरी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का तीसरे रक्षा सहयोग संवाद के लिए स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हुई। भारत ने मालदीव को बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास परियोजना के लिए $1.2 अरब का कर्ज भी देने की बात कही है। एक बार फिर से भारत सरकार ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स के खिलाफ फिर से कार्रवाई करते हुए 54 यानी कि 54 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। बैन किए गए 54 ऐप्स की लिस्ट में अधिकतर ऐप्स ऐसे थे जो चीन की दिग्गज कंपनियों टेंसेंट, अलीबाबा और नेट इजी से संबंधित थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर एप्लीकेशंस 2020 में बैन किए गए ऐप्स का रीब्रांडेड या फिर रिक्रिएटेड अवतार थे। ऐप्स को प्रतिबंधित करने का आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी किया है। मंत्रालय का कहना था कि ये ऐप चीन जैसे विदेशों में भारतीयों के संवेदनशील डेटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे थे। आईटी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर से इन एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 2020 को भारत सरकार ने 224 से ज्यादा चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी चालाकी देखो चाइना की, इन सभी ब्रांड का रिक्रिएट या फिर एक नए अवतार में वो पेश कर रहा था ताकि भारतीय लोगों के संवेदनशील डेटा को सर्वर पर ट्रांसफर कर सके और सारी जानकारी अपने पास रख सके। और भारत ने भी यहाँ पर एक ईंट का जवाब पत्थर से दे डाला है। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राज्य की स्वामित्व वाली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL को कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट की आपूर्ति करने का आदेश मिला है, जिसे कि HAL के द्वारा निर्मित 83 LCA तेजस मार्क 1A विमानों पर लगाया जाएगा। इस ऑर्डर में HAL के द्वारा निर्मित किए जा रहे LCA तेजस विमान में फिट किए जाने वाले कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर के निर्माण, संयोजन, परीक्षण और आपूर्ति की बात कही गई है। BHEL वर्तमान में LCA Mk2 के लिए एयरक्राफ्ट POD एप्लीकेशन के लिए एयर साइकिल मशीन आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम के विकास के लिए DRDO के साथ काम कर रहा है और BHEL LCA, HAL, सुखोई और AMCA के भविष्य के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि BHEL रक्षा और एरोस्पेस में महत्वपूर्ण उपकरणों और सेवाओं का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है। भारतीय सेना के लिए 200 K9 वज्र हावित्जर की डील, जिसकी कुल अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए है, वो इस साल डिफेंस एक्सपो 2022 पे की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जब पहले 100 K9 वज्र ली थी, उनके साथ K10 ऑटोमेटिक रीसप्लाई व्हीकल्स का ऑर्डर नहीं दिया। आपको बता दें कि इन ऑटोमेटिक रीसप्लाई व्हीकल्स का इस्तेमाल एमुनेशन ट्रांसफर में किया जाता है। ये अपने साथ 104 सेल्स जो 155 mm के एमुनेशन होता है और साथ ही 504 यूनिट्स ऑफ चार्जेस को कैरी कर सकता है। K10 ऑटोमेटिक रीसप्लाई व्हीकल को K9 वज्र के साथ किसी प्रभावशाली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम एक ARV की जरूरत होती है 2 K9 हावित्जर के साथ। तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को इस्लाम का मसीहा बताने वाले रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्की के नाम से जाना जाएगा।
ऐसे में अब सभी तरीके के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों में तुर्की की जगह तुर्के का इस्तेमाल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्किया बदल दिया। ये कहा जा रहा है कि तुर्किया शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार तुर्की ने अपना नाम क्यों बदला। हालांकि देश का नाम बदलना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि ऐसा करने के पीछे ये समझा जा सकता है कि तुर्की की स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है, खासकर की आर्थिक स्थिति। ऐसे में वो अपने नाम को एक नए ब्रांड के तौर पर दिखाना चाहता है और यही कारण है कि हाल के वर्षों में कई देशों और राज्यों और शहरों ने अपने नाम को भी बदला है। हाल ही में नीदरलैंड ने दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया। दोस्तों, अगर नाम बदलने वाली बात ही है, अगर तुर्की वैसे भी FATF की ग्रे लिस्ट में है, नाम बदलना तो उसने जरूरी समझा क्योंकि हालात जो खराब हो चुके थे उन्हें वापस ट्रैक पर लाने की उसने एक कवायद की है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम बदलकर भी टेररिस्तान कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? इसरो ने साल के पहले लॉन्च में सफलता हासिल की है और आज सुबह 5:59 पर रडार इमेजिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 के जरिए हुई थी। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 और दो छोटी सैटेलाइट InspireSat-1 और INS-2TD शामिल है। इसरो ने कहा कि PSLV C-52 ने EOS-04 को 529 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के ध्रुवीय कक्षा में भेजा है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी मौसम में धरती की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को इसरो को भेजेगा। सबसे खास बात ये रही कि इस बार स्टूडेंट सैटेलाइट InspireSat-1 को लॉन्च किया गया। InspireSat-1 उपग्रह को अमेरिका, ताइवान, भारत और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट INS-2TD भारत और भूटान का जो संयुक्त मिशन है और इसे भी इस मिशन के दौरान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। बता दें कि सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में भारत का इसरो काफी आगे है। अब तक भारतीय मूल की 129 सैटेलाइट्स और 36 देशों की 342 विदेशी सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च कर चुका है। तो दोस्तों, ये तब तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।